ओके, तो यार ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों ने संडे की क्लास में इसका पार्ट ए कर लिया था, इफ यू रिमेम्बर, और पार्ट बी भी कर लिया है ना। तो उसको हम अभी स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसके पार्ट सी पे जा रहे हैं। तो जो उन लोगों ने संडे की क्लास अटेंड की थी दे लो। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट सी, इट्स अ यंग डबल स्लिट का क्वेश्चन। कह रहा है डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम अ लेजर। कहने कि दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू फाइंड व्हाट? वेवलेंथ. And just to remind you guys, what was the formula used in this experiment? AX equals to lambda D. What is the interpretation of all of these symbols? A means slit separation, right? From here to here, this is A. Okay, so 0.45 is A. You need to just convert it into SI units. X is basically what? Fringe separation. मतलब bright to next bright or dark to next dark. ठीक है? And then lambda we all know is wavelength, and this is D between slits to screen. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ श्राफ दिया हुआ है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस. ओके, नाउ अब हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है कि द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज 0.5, व्हिच वी नो. The fringes are viewed on a screen at a distance D from the slits. The fringe width मतलब है fringe separation X, is measured for different distances. That means कि हमने distance को vary किया. Distance को vary करेंगे जिसकी वजह से X vary होगा. और अगर मैं आपसे पहले ही पूछ लूँ आपको क्या लगता है कैसे vary होगा, so you will tell me, सर अगर आप distance बढ़ाएंगे X बढ़ेगा. They are directly proportional. अगर lambda और ये constant हो, and you can see it from here, ये फॉल्स ओरिजिन है. ये मत बोलना सर आपने तो कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो तो ओरिजिन से गुजरना चाहिए. दिस इज नॉट ओरिजिन, दिस इज फॉल्स ओरिजिन. सही, तो अगर इसको मैं पीछे लेके जाऊं तो ये x और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और आप देख सकते हो कि d बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है. ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने पे x बढ़ रहा है, विच वी नो ऑलरेडी के दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ लैम्डा एंड a आर कांस्टेंट. ठीक होगी बात. तो यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू नहीं दी हुई, इंस्टेड हमें ग्राफ दिया. ठीक है, और क्या बोला? यूज द ग्रेडियंट. तो उसका पहले तो आप ग्रेडियंट निकाल. जब मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालूंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू? रिमेंबर, बिल्कुल एएस के स्टार्ट में मैंने बोला था हर ग्राफ का ग्रेडियंट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, और हर ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ प्रॉबली कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स अपॉन डी, राइट. इस ग्राफ का ग्रेडियंट एक्स. प्लीज अपना माइक एक्सक्यूज क्लास ले रहा हूँ. अगर आप माइक म्यूट कर दो था. ओके, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता होगा? लेट्स सी. इस ग्राफ का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है एक्स अपॉन, ऑलराइट होल्ड ऑन जी. सही है, तो एक्स अपॉन डी इस ग्राफ का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट. और अगेन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा डी इज द फॉर्मूला फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. इसमें अगर मैं एक्स अपॉन डी को सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या बचेगा? अगर डी को वहां जाके डिवाइड कर दो तो क्या ए वहां चला जाएगा? तो दिस फॉर्मूला विल बिकम लैम्डा अपॉन ए, राइट. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ शफल किया, डी को उठा के लेफ्ट पे लेके गया. यानी कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करके देगा? वो हमें रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू. अग्री? I can say the gradient represents lambda upon a. I hope you understand. किसको समझ में नहीं आई ये बात? देखो, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है x अपॉन डी, राइट. और x अपॉन डी खुद किसके बराबर है? x अपॉन डी हमें पता है ये फॉर्मूला होता है. उसमें d को वहां ले जाए, x अपॉन डी बराबर होगा लैम्डा अपॉन ए के. इसका मतलब ग्रेडियंट बराबर होगा लैम्डा अपॉन ए के. तो क्या कह रहा है? यूज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट. ऑलराइट, सो आप ग्रेडियंट निकालें. ग्रेडियंट निकालने के लिए लेट्स पिक एनी टू पॉइंट्स, बट प्लीज पिक अ वेरी नाइस पॉइंट. ठीक है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो कंप्लीट हो. और सिंस वी नो कि ये पीछे जाके 0 0 पे ही कट करेगा तो मुझे ग्रेडियंट लेने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ एक पॉइंट पिक कर सकता हूँ, लेकिन अभी इनको खुश करने के लिए मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ. अदरवाइज आपको पता है कि ग्रेडियंट लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पता हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1.0, 0 ही होगा, है ना. लेकिन फिर भी चलो ले लेते हैं ग्रेडियंट. क्या मैं ये पॉइंट पिक कर सकता हूँ? द आंसर इज नो.
क्यों नहीं पिक कर सकता इसको? और गौर से देखे, जूम इन करके, स्क्रीन को ब्राइट करके देखे। मैं भी अपनी स्क्रीन ब्राइट कर लेता हूँ जी। अगर आप नोटिस करो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से नहीं गुजरा, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस पॉइंट। कैन वी कंसिडर दिस पॉइंट? यस, ये फिर भी इंटरसेक्शन के पॉइंट से गुजरा। तो मैं कौन कौन सा पॉइंट पिक करने वाला हूँ? एक तो मैं ये पॉइंट पिक करने वाला हूँ, ठीक है। और कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि कंप्लीट है? कोई दूर देख लें कोई एक पॉइंट। जी भाई, जो कंप्लीट पॉइंट हो, सही कंप्लीट होना इसका जरूरी है, तो मैं ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ। ये मुझे काफी कंप्लीट पॉइंट दिखा, ये देखो, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज देख लेते क्या है और उस हिसाब से फिर ग्रेडियंट निकालेंगे। तो यार इसकी जो वैल्यू है वो है यहाँ पर कोई 10 बॉक्सेस कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10 बॉक्सेस कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1.5 से 2 कितना होता है? 0.5, राइट। सो हर एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 0.05, तो ये हो जाएगा 1.6। ये एक्स पे 1.6 है और वाई पे कितना है? वाई पे 10 बॉक्सेस 1 है, तो ये 2.1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया भाई, एक तो कोऑर्डिनेट आ गया 0। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास? तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया कोई 1.6, 1.6 कॉमा 2.1, एक ये कोऑर्डिनेट आ गया। और एक और कोऑर्डिनेट क्या है इसका? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देख लें अगर आप लोग, ये है 2.6 और 2.7, 2.75, 2.75 कॉमा इसका वाई की वैल्यू क्या है? ये है 3 सर एक सेकेंड, ये 2.1 नहीं है, ये 2.2 होगा, राइट। दिस इज 2.2, 468, यस, that is 3.8। तो 2.75 कॉमा 3.8, आई होप मैंने ये पॉइंट सही ली, ठीक है। तो इसका जब हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट होगा y2 माइनस y1 which is 3.8 minus 2.1 upon x2 minus x1, 2.75 minus 1.6। अच्छा, अब हमें आंसर नैनोमीटर्स में देना है, और अगर आप नोटिस करो ये मीटर्स में है और ये मिलीमीटर्स में, तो एक काम करते हैं दोनों के यूनिट्स को सेम रखते हैं। सो y की यूनिट मिलीमीटर्स में है तो उसको कर देता हूँ 10⁻³ तो ये भी मीटर्स में आ जाए। तो जब आंसर आएगा उसके बाद हम उसको नैनो में कन्वर्ट खुद से कर लें। सो जरा कोई मुझे कैलकुलेटर पिक करके मुझे बता दे इसका आंसर क्या आ रहा है। व्हाट इज द आंसर ऑफ द ग्रेडियंट दैट दे आर गेटिंग? क्या इसका कोई आंसर क्लोज टू 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 आ रहा है कि नहीं? आर गेटिंग अ क्लोजर वैल्यू देन दिस? जरा कंफर्म कर दो। देखो ग्रेडियंट का, इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करने वाला था? एक्स अपॉन डी, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ रहा है। ठीक है। अब उसी ग्रेडियंट को यूज करते हैं, अब हम पूरा ग्रेडियंट यूज करो और अब हमें लैम्डा चाहिए। सो यूज दिस, इस ग्रेडियंट के साथ ए मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास लैम्डा आ जाएगा, है ना। तो जो भी आपका ग्रेडियंट का आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई पर कर दो ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.45 एक्सपोनेंट -3, क्योंकि ये मिलीमीटर्स है, तो 0.45 एक्सपोनेंट -3 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब मुझे नहीं, अभी भी आंसर नहीं आया, अभी इसको नैनो में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? 6.65 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -7। 6.65 एक्सपोनेंट, अच्छा आप पता है क्या मिस्टेक हुई है? इनका आंसर आ रहा है 6.30 एक्सपोनेंट -7। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों आ रहा होगा? वो आ रहा होगा ग्रेडियंट के चक्कर में। तो ग्रेडियंट के लिए सर जो पॉइंट्स पिक कर, जी वो डिफरेंट हो, जी बोले। सर आपने ये 2.1 फिर से ले लिया, 2.2 नहीं लिया। ओ जो ऐसी ऐसी है, तो ये 2.2 है। थैंक यू यूसुफ। अब जरा चेक करो आंसर क्या कुछ बेहतर हुआ? अब जरा चेक करें, अब आपका ग्रेडियंट क्या 1.4 आ गया है या फाइनल आंसर? देखो हमारा आंसर 6.3 आना चाहिए जी। अब बताओ क्या आ रहा है? व्हाट इज अ ग्रेडियंट ना? देखो ये मैंने मिस्टेक की थी, मैंने 2.1 इसको रीड कर लिया था, इट्स 2.2। मैंने पहले तो करेक्ट कर लिया था, यहाँ करेक्ट नहीं किया जो यूसुफ ने बताया जी। इज द ग्रेडियंट नाउ 1.4?
यस सर 1.39 आ रहा है 1.39 बस बेस्ट हो 1.39 एक्सपोनेंट भी होगा कुछ कि नहीं -3 एक्सपोनेंट -3 -3 बिल्कुल परफेक्ट हो गया ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे आपके पास अभी आंसर 6.3 के करीब आ जाएगा राउंड ऑफ करने पर अब नैनो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये कौन बता रहा है? ये पता है मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे ये बताएं कि अगर नैनो को हटाना हो तो क्या करते हैं ये बताएंगे ये बताएंगे ये बताएंगे विनायल आप बताएं नैनो को सर 6.26 आ रहा है आवाज आ रही है मुझे जी सर आ रही कैसे लो मैं ही रिमूव हो गया मैं रिमूव करने की धमकी दे रहा था मैं ही रिमूव अब मुझे बताओ किसके मैंने पूछा था मिनायल से पूछा था सीधे जी भाई सर आप कुछ पूछ रहे थे वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मैं बोल रहा हूँ नैनो को रिमूव करना हो तो क्या करते हैं 10 की पावर -9 और अगर नैनो को लेकर आना हो तो +9 जी तो यहाँ पे हमें नैनो को लेकर आना है क्योंकि नैनोमीटर्स में आ सकते हैं ना ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +9 कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 6.30 10 की पावर +2 विच इज 630 यू कैन ऑल्सो राइट 6.3 एक्सपोनेंट +2 भी लिख सकते हैं 630 नैनोमीटर समझ में आया क्वेश्चन वेवलेंथ क्लियर हो गई सबको अब देखें इसका हम अगले पार्ट पे जा रहे हैं अगला पार्ट है द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स यानी कि ए को इंक्रीज कर दिया स्टेट एंड एक्सप्लेन द अफेक्ट इफ एनी ऑन द ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा है ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा पहले तो मुझे आप बता दें एक्स पे क्या फर्क पड़ता था इफ यू रिमेम्बर ए इंक्रीज करने से एक्स पे क्या फर्क पड़ता था ये कौन बता रहा है ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है जोहेर और यूसुफ के अलावा कोई पता जी ए और एक्स कैसे प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो ए और एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि वो प्रोपोर्शनल इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आए So we all know if A is increased, X decreases. I hope ये बात में किसी को कोई confusion नहीं है because they are inversely proportional. ठीक है and then ये कि जो ग्राफ है उसने बोला ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा देखो ये ग्राफ का जो ग्रेडियंट है ना वो क्या है वो है x अपॉन ये ग्राफ का जो ग्रेडियंट था that was what x upon d if you remember y एक्सिस पे y एक्सिस के ऊपर x था x एक्सिस के ऊपर d था तो अगर x की देखो a की वैल्यू बढ़ने से x की वैल्यू कम हो जाएगी और जब x की वैल्यू कम होगी तो ग्रेडियंट कम हो जाएगा राइट अगर x की वैल्यू कम होगी इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी इसका मतलब ग्रेडियंट कम हो जाएगा इसका मतलब अब जो आपको ग्राफ बनाना है उसकी स्टीपनेस ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए स्टीपनेस ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए ज्यादा स्टीप होगा सर बेटा ग्रेडियंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है x की वैल्यू कम करने से ग्रेडियंट को क्या फर्क पड़ रहा है कम हो रहा है ग्रेडियंट कम हो रहा है ना क्योंकि ग्रेडियंट भी न्यूमरेटर में है और x भी न्यूमरेटर में x कम हो अगर d कम होता तो आप कहते ग्रेडियंट बढ़ेगा लेकिन d नहीं बढ़ रहा d नहीं कम हो रहा कौन कम हो रहा है x कम हो रहा है देखो x कम होगा तो ग्रेडियंट भी कम होगा अच्छा x क्यों कम हो रहा है रिपीट कर रहा हूँ ax equals to lambda d a and x are inversely proportional if a increases x decreases if x decreases gradient decreases मतलब ये लाइन थी ना अगली लाइन कैसी होगी ये होगी 1
या ये होगी 2? मोर स्टीप लेस स्टीप, 1 या 2 बताएं। लेस स्टीप होगी भाई। ग्रेडियंट कम का मतलब होता है स्टीपनेस कम। ग्रेडियंट का ताल्लुक स्टीपनेस से होता है। मैथ में नहीं पता ग्रेडियंट, बल्कि मैथ क्या फिजिक्स में भी पढ़ा है, पूरा डायनेमिक्स क्या पूरा काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स। ग्रेडियंट डिक्रीजेस, स्टीपनेस डिक्रीजेस, ऑलराइट। ये स्काई डाइवर फॉलिंग इन एयर, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रिमेंबर? ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? आप हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेस। पहला पॉइंट, द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेस। और फिर क्यों क्यों ग्रेडियंट डिक्रीज होगा? बिकॉज x यानी कि द फ्रिंज सेपरेशन, द फ्रिंज सेपरेशन, क्योंकि x उसने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया, इसलिए फ्रिंज सेपरेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद से बोल दिया, तो मुझे इसको यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं x भी बोल सकता था। अगर x स्टैब्लिश नहीं हुआ होता तो मैं समझाता x कौन है, बिकॉज x डिक्रीज। आई होप ये बात क्लियर होगी, समझ में आई बात? ये अच्छा ग्राफ था, क्वेश्चन था डिफरेंट था। अच्छा जी, क्वेश्चन 27 हो गया। 27 के बाद अगला क्वेश्चन हमने करना है 26, ठीक है। और आ जाए क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। ये डबल स्लिट का क्वेश्चन है। पहला पार्ट है, उसमें फेज डिफरेंस वगैरह के बारे में कुछ बातें होंगी, देख लेते हैं। टू ओवरलैपिंग वेव्स ऑफ द सेम टाइप लेवल इन द सेम डायरेक्शन, द वेरिएशन विद डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्ले। मुझे क्लियरली नजर आ रहा है ये दोनों वेव्स में क्या फर्क है, मुझे बताओ। इंटेंसिटी का फर्क है या फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस है इनमें। जी भाई बताएं। ये जो दो वेव्स मैंने आपको दिखाई थी, ईशा आप मुझे बताओ, इन दो वेव्स में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है ईशा? क्या इंटेंसिटी का फर्क नजर आ रहा है या फेज डिफरेंस है इन दोनों में? फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी में क्यों नहीं है फर्क? आपको कैसे पता चला कि इंटेंसिटी दोनों सेम है? का दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। यस, इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड सेम है मतलब, और एम्पलीट्यूड जिनको नहीं पता, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट का सेंटर लाइन से डिस्टेंस है, ट्रफ का सेंटर लाइन, एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम। और फेज डिफरेंस कितना है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था? प्रोग्रेसिव वेव में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता था डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इनटू, अगर ये ग्राफ डिस्टेंस वाला है, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम वाला ग्राफ होता तो यही फॉर्मूला बन जाता है, ये डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड इनटू 360, ठीक है। अभी मैं ऊपर वाला ग्राफ फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कौन बता सकता है मुझे, या पहले लैम्डा की वैल्यू बता दें? चले, लैम्डा इज इजियर। लैम्डा की वैल्यू, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है हमेशा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ये वेव यहाँ से शुरू हो रही है, किसी भी एक वेव को पिक कर लें यहाँ तक। So from this crest to this crest, this is the wavelength. जी भाई, how much is this wavelength? अगर यहाँ पे जाके देखें आप, this is right at the center of I think 3.0 and 3.5. Agreed? Is the wavelength? नहीं, not exactly center. In fact, ये वाली वैल्यू जो है ये exact center नहीं है, क्योंकि 3 ये है, 3.1 ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, हाँ ठीक है 3.2 है, सही है 3.2। तो वेवलेंथ कितनी है? द वेवलेंथ इज 3.2 मीटर्स। मुझे कैसे पता चला मीटर्स? यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर। Is it clear why the wavelength is 3.2? You could pick any other point also. For example, मैं देख लेता हूँ इस वेव का क्रे, या ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे जाके एंड हुई है? ये कौन सा पॉइंट है? 3.2। ये देख, ये 3, 3.1, 3.2। क्लियर है? कुछ लोग क्या करते हैं, सर आपने बोला था एक तरफ से अगला तरफ वेवलेंथ होता है, वो ये और ये, क्या ये वेवलेंथ है? जी भाई, इज दिस वेवलेंथ? ये भी तो टेक्निकली एक ट्रफ से अगला ट्रफ है। जी भाई, कौन बता रहा है? कहा ये वेवलेंथ है? जी ताहा, बेटा ये एक ट्रफ है, ये अगला ट्रफ है, क्या ये वेवलेंथ है ताहा?
एनीबडी एल्स? हाँ, ये बहुत हल्की आवाज में बोलना समझ। व्हाई इज दिस नॉट वेवलेंथ? करेक्ट, ये दोनों अलग cycles. ये टू डिफरेंट वेव्स हैं, ये अलग वेव है, ये अलग वेव। सेम वेव का ट्रफ टू ट्रफ होना चाहिए ना, जैसे ये क्रेस्ट है और ये सेम वेव का क्रेस्ट है, ये वेवलेंथ है। ये वेव पी का ट्रफ है, ये वेव क्यू का ट्रफ, तो ये वेवलेंथ नहीं होती। ठीक होगी? पर आई होप ये मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, सबको पता चल रहा होगा। 3.2 मीटर्स वेवलेंथ हो गई, और डेल्टा एक्स होता है दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के दरमियान का फर्क बिटवीन टू वेव्स। फॉर एग्जाम्पल ये इसका क्रेस्ट 0 पर है, और अगली वेव का जो क्रेस्ट है वो कितने पर है भाई? वो है आई थिंक 0.8 के ऊपर। मानते हो कि नहीं? 0.8 के ऊपर है कि नहीं? 0.8 के ऊपर है मेरे हिसाब से। सो जो डेल्टा एक्स है दैट 0.8। और कैसे कंफर्म हो सकता है? यहाँ से हो सकता है। इसका ट्रफ देख लें कहाँ पर है। इसका ट्रफ है 1.6 पे, और इसका ट्रफ कहाँ पर है? इसका ट्रफ है 2.4 पे। सो फ्रॉम 1.6 टू 2.4 कितना होता है? ये भी 0.8 होता है। सो डेल्टा एक्स आ गया 0.8। अब यहाँ से आप फेज डिफरेंस निकाल लो। 0.8 upon 3.2 multiply by 360 and you will get 90 degree phase difference. आई होप सबको समझ में आ गया। किसी को कोई मसला है तो पूछ लो, ठीक है? चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन पे। कोहेरेंट मैंने बोला था फिलहाल मेमोराइज कर लो भाई। कोहेरेंट का मतलब होता है वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? ओवरलैपिंग, है ना? ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप, ये भी बोल सकते हैं, या ये लिख लेते हैं पूरा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही पूरा लिख लें। व्हेन टू वेव्स ओवरलैप, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, ओके। अगले पार्ट में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास या तो 1 टाइम पीरियड हो, लेकिन वो वाला ग्राफ टाइम पीरियड का नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? v/लैम्डा करना पड़ेगा। लैम्डा हम लोग निकाल चुके हैं 3.2 मीटर्स है, और जो स्पीड है वो हमें गिवन होगी प्रॉब्ली, वो है 240 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स कैंसिल एंड वी गेट द आंसर। इसका आंसर आ जाएगा कुछ 75। 1/सेकेंड्स होता है हर्ट्ज। क्लियर? अगले पार्ट में चलें। फेज डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9। अब आप बोलेंगे सर इन्होंने तो 1 मार्क के लिए किया, आपने काफी लंबा चौड़ा मेथड बताया, और 1 मार्क में इतना मेथड्स होने नहीं चाहिए। तो भाई सही के बात है, लेकिन मैंने ये कैसे कर सकते हैं? इन्होंने ऐसे किया कि यार ये देखो, अगर 3.2 की पूरी एक वेव है, ठीक है, तो इसको 4 क्वार्टर्स में तोड़ दो 3.2 को, तो 0.8 के क्वार्टर्स बनेंगे। 0.8, 0.8, 0.8 और 0.8, है ना? 0.8 के क्वार्टर्स बनेंगे, और इसका ये अगर आप नोटिस करो, ये 1 क्वार्टर डिस्प्लेस हुआ है, 0.8 डिस्प्लेस हुआ। 1 क्वार्टर कितना होता है 360 का? 90 डिग्री। तो ये आप लोग डायरेक्टली भी चाहते तो कर सकते थे, अगर नहीं कर पाओगे आई एम श्योर, तो फिर आप लोग ये मेथड अप्लाई करो, आ जाता है। ठीक है, चल एनीवे, यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू स्केच द रिजल्टेंट वेव। अच्छा, हमें रिजल्टेंट वेव स्केच करनी है। यहाँ पे जो दोनों वेव्स है ना, ये ओवरलैप की हैं। ये मैं ऑन कैंपस क्लास में ही करवा कि आपको क्या करना है हर पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहीं ऊपर हो। इस पॉइंट पे इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करो, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो, तो उसके लिए P2 लेकर आना। मैं आपको मेथड बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी होगी, फिर आप नोटिस करो दोनों वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1.1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1.5 और 1.5 क्या होता है? 3। So this point will move over here, ठीक है? सो इस तरह
आपको ये क्वेश्चन को करना। दिस पॉइंट विल मूव वे ओवर हियर 3। इस तरह आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लो और फिर उसको स्केच करो। तो ये मैं खुद करवाऊंगा ऑन कैंपस। अभी हम चलते हैं पार्ट बी के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसके लिए स्किल्स चाहिए, तो मैं करवाऊंगा। सो वी मूविंग ऑन टू पार्ट बी। An interference pattern is produced with the arrangement shown. अब हमें सब याद हो चुका होना चाहिए। ये A गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है। ये D गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू स्लिट्स। ठीक है, वेवलेंथ गिवन है, और क्या गिवन है, बाकी सब बातें लिखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, 2 points on the screen are labeled A and B. The part difference between S1A and S2A is 0. क्या मतलब है? इस बात को यूज करके मुझे पता है कौन बताएगा, मुझे बता दें। कौन मुझे बता दें, बाशिश आप बता दो इसका क्या मतलब हुआ कि S1A और S2A का जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या बात समझ में आई? ये बताओ। कह रहा है S1A, क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है S1A, S1 से लेके A का डिस्टेंस और S2 से लेके A का डिस्टेंस के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो 0। क्या मतलब? जी दिबाशिश। सर दोनों की रे ऑफ लाइट एक ही जगह मीट कर रही है। वो तो बेटा, तो यहाँ पे भी मीट करें तो भी एक ही जगह मीट करें, इसका ये मतलब तो नहीं। ये तो बी पर भी S2 से आने वाली रे और S1 से आने वाली वो भी बी पे मीट कर रही है, तो सारे पॉइंट्स पे रेज तो मीट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। और दूसरा मतलब ये है कि ए बिल्कुल सेंटर ऑफ S1 एंड S2 है। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि अगर ज्यादा मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, दो बच्चे कोन अलग अलग कोनों से चल रहे हैं, बिल्कुल बीच में जाके मीट करेंगे तो उन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, राइट? एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ, एक वॉल के दोनों एंड्स पे बच्चे हैं, ये देखो, ये एक वॉल है। आई होप ये बात आपको याद है। ये एक वॉल है और ये एक वॉल है। यहाँ से बल्कि अगर एक बच्चा यहाँ से चला, एक बच्चा यहाँ से चला और यहाँ मीट किए, इसका मतलब इस बच्चे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एज कम्पेयर टू। लेकिन अगर बिल्कुल बीच में मीट किए हैं, इन दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। समझ में आई? अब एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, होल्ड ऑन, मैं आ होल्ड ऑन। आज होता कि क्वेश्चन पढ़। सो इसका ये मतलब था कि यार ये बिल्कुल ब्राइट वाला स्पॉट है। ठीक है, ये बात समझ में आई है कि यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 का मतलब ये है कि द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय बोथ द वेव्स इज इक्वल, देयरफॉर द पार्ट डिफरेंस इज 0। और अगर आप लोगों को वैसे भी याद हो तो हमने क्या बात की थी कि जो सेंटर ब्राइट स्पॉट होता है वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 0 लैम्डा। और फिर अगला जो डार्क स्पॉट होता है वहां पे 0.5 लैम्डा, फिर अगला ब्राइट स्पॉट पे 1 लैम्डा, इफ यू रिमेम्बर दिस, राइट? तो यूं भी आप कह सकते हो कि हाँ ये तो हमें मेमोराइज हुआ हुआ है कि जो सेंटर वाला स्पॉट होता है उसमें पार्ट डिफरेंस 0 होता है। अब करना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी। लेकिन ये बी कौन सा स्पॉट है? आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। क्या ये डार्क स्पॉट है या ब्राइट स्पॉट है? तो क्या लिखा हुआ है आइए पढ़ लेते हैं। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन S1B, कह रहा है ये जो S1B और S2B के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है, यानी इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है? वो है 2.5 लैम्डा। अब मुझे पता है कौन बता रहा है, मुझे बता रहे हैं कौन कौन है क्लास, मुझे बताएं, मुझे बताएं, हम्म, जोहेर आप बताएं, ये 2.5 लैम्डा का क्या मतलब हुआ? ये कौन सा स्पॉट है? विच स्पॉट इज दिस? डार्क स्पॉट और डार्क अ स्पॉट। ब्राइट स्पॉट? डार्क स्पॉट, करेक्ट, बिकॉज डार्क स्पॉट होता है 0.5, 1.5, 2.5 लैम्डा। अच्छा मुझे बताओ, क्या मुझे बता सकते हो इसके बीच में और कितने, क्या इसके बीच में और कोई ब्राइट और डार्क स्पॉट थे? ये तो ब्राइट है और ये डार्क है, क्या इसके बीच में भी कोई ब्राइट और डार्क थे या बस ये नियरेस्ट डार्क यही था? ये भी बताओ आप। क्या लगता है आपको? सर हो तो सकते हैं, 0.5 डार्क होगा, 1 ब्राइट स्पॉट हो जाएगा। जी
तो हो तो सकते नहीं, इफ यू आर गिवन द राइट आंसर तो आप कहें सर बिल्कुल होंगे बीच में जो शो नहीं होंगे किए सर हुए, होंगे। है ना। तो ए के बाद होगा एक कौन सा स्पॉट, डार्क स्पॉट, और इसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा 0.5, 0.5। लेकिन हम करेक्ट। फिर एक होगा ब्राइट, उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा 1 लैम्डा, 1। लेकिन हमें उन ना शो किए ना उसके बारे में कोई बात बोली, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बोला हुआ है, अब बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी, ए बी का डिस्टेंस बताओ क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, अभी जो मैंने चीजें इग्नोर की थी मैं वो वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये देखो, सही है, ये आप लोग वापस से ड्रॉ कर पाओगे ना। अब आपको पूछा है ए से बी का डिस्टेंस बताओ, तो आप लोगों को पता है ए से लेके ये कितना डिस्टेंस कहलाता था, एक्स। नहीं नहीं, कहाँ से कहाँ तक एक्स होता है, वन ब्राइट टू नेक्स्ट ब्राइट, है ना। सो दिस फ्रॉम दिस ब्राइट टू दिस ब्राइट ये डिस्टेंस एक्स होगा, क्या आप लोग मानते हो इस बात को? और फिर इस ब्राइट से ये डार्क, ये हाफ एक्स होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने एक्स के डिस्टेंसेस है यहाँ पे, देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, उसको इरेज कर रहा हूँ। हमें पता है ये एक ब्राइट स्पॉट है, हमें पता है ये एक ब्राइट स्पॉट है, हमें पता है ये एक डार्क स्पॉट है, हमें पता है कि इसके बीच में एक डार्क स्पॉट और होगा, एक ब्राइट स्पॉट और होगा। कैसे पता हमें, क्योंकि इसने बोला है ये 2.5 लैम्डा वाला है और ये 0 लैम्डा वाला पार्ट ब्राइट स्पॉट है, तो उसके बीच में एक डार्क आया होगा, एक ब्राइट आया होगा। अब ये कितने एक्स ए बी के दरमियान कितने एक्सेस का डिस्टेंस है वो कैसे पता चलेगा, वैसे पता चलेगा कि यार यहाँ से यहाँ तक 1 एक्स होता है और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, हाफ एक्स, राइट। तो ए बी इज बेसिकली इक्वल टू 1 प्लस 0.5 कितना होता है, 1.5 एक्स। सो फर्स्ट वी विल फाइंड एक्स, fringe separation, we'll multiply it with 1.5 and we'll get the distance AB। क्या ये बात समझ में आई? अब x कैसे निकलेगा, फॉर्मूला इज ax equals to lambda d। ठीक है, यहाँ से x will be equal to lambda d upon a। lambda और everything else is given। lambda is 546 exponent minus 9 and multiply by d is 85 exponent minus 2 upon a is 0.13 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, फिर x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से, हमारे पास a भी आ गया। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? जी यस सर। जी सर। ओके, मूविंग ऑन टू पार्ट 2। कह रहे द लेजर इज रिप्लेस्ड बाय लेजर ऑफ ब्लू लाइट। याद है मैंने संडे को उस पर वार्न आपको पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि यार इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पैटर्न याद होना चाहिए ईएम स्पेक्ट्रम का। तो जरा मुझे ईशा बता दो, डू यू रिमेंबर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, all the waves in EM in this spectrum starting from longest wavelength to shortest wavelength? जी ईशा मुझे रेडियो बता सकते सबसे रेडियो पहले कौन सी? माइक्रो करेक्ट, इंफ्रा, विजिबल इंफ्रा के बाद विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रे। अच्छा, अब आप मिनाइल बता दो कि विजिबल रीजन को भी ओपन करूं अगर मैं 7 कलर्स में, तो इसी ऑर्डर में लॉन्ग टू शॉर्ट, सबसे लॉन्ग वेवलेंथ का कलर कौन सा होता है विजिबल रीजन में, मिनाइल बता दो। जो राइट साइड पे होगा। हाँ, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट अच्छा वेवलेंथ? विबग्योर, उल्टा विबग्योर लिख दें। जी उल्टा विबग्योर, यानी कि रॉय जी वेव या उल्टा विबग्योर लिख रहे हैं, ये होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब हमें अभी कौन सी लाइट यूज की थी, 546 नैनोमीटर्स की यूज की थी, जो हमें पता है कि लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट है, और हमें जाना है ब्लू की तरफ जो एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है। So the laser light is replaced emitting blue lights. The laser light is replaced by laser emitting. State and explain the change in distance between maxima। यानी कि हमने जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो बताएं, अगर वेवलेंथ को कम कर दिया है तो डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा, अच्छा मैक्सिमा का क्या मतलब होता है, ब्राइट स्पॉट्स, यानी कि एक्स फ्रिंज सेपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम वेवलेंथ को कम कर देंगे, लुक एट द फॉर्मूला अगेन, अगर हम वेवलेंथ को कम कर देंगे तो एक्स को क्या होगा, कम हो जाएगी, एक्स बढ़ जाएगा,
जी भाई, will x increase or will x decrease? जी भाई, by decreasing lambda. How are lambda and x proportional, Debashish? How are lambda? इंक्रीज करेगा. Okay, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Debashish lambda को कम करेंगे तो x क्या हो जाएगा? डिक्रीज. डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो फिर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप क्या लिखेंगे? इफ वेवलेंथ, सिंस वेवलेंथ डिक्रीजेस, इफ नहीं लिखेंगे सिंस वेवलेंथ डिक्रीजेस हेंस x, या जो भी सेपरेशन है, जो भी इसने बोला है, क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा डिक्रीजेस. ऑलराइट, आई होप ये बात याद रखेंगे आप लोग. ठीक है, ओके, ये हो गया क्वेश्चन 26. और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे, मैंने बोला होगा 24 बोला होगा, लेकिन अभी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं करवा रहा. के बाद 22 ये मैंने करवाया है, ये आई थिंक क्लिफ्टन पे करवाया है मैंने. ठीक है, तो इसको एक और दफ़ा देख लो. सही है, ये भी देख लें जिन्होंने, बल्कि क्लिफ्टन पे मैंने करवा दिया, तो लेट्स पिक अनदर क्वेश्चन. ये करवा रहा हूं. ये तो नहीं करवाया ना क्लिफ्टन पे? ये नहीं करवाया, आई थिंक ये नहीं करवाया. तो जरा ये देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर है ये 18. ओके, ये आप रजिस्टर्ड में भी डाल सकते हैं. स्टेट 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमा टू बी फॉर्म for maxima to be formed in an interference pattern produced by two sources of microwaves. कौन कौन सी कंडीशंस हैं अगर आप चाहते हैं मैक्सिमा फॉर्म हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? ठीक है, तो एक तो कंडीशन मैंने बताई थी, कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन ओवरलैप करनी चाहिए, राइट ना? और पहले तो ये लिख लें, कोहेरेंट वेव्स का होना पहली कंडीशन है, कोहेरेंट वेव. दूसरा, वेव्स मस्ट ओवरलैप. ठीक है, वेव्स मस्ट ओवरलैप हो गया. और तीसरा, कि कितने पार्ट डिफरेंस से ओवरलैप करनी चाहिए, ये तीसरा पॉइंट होगा. ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस विद द पाथ डिफरेंस ऑफ, अब क्या हमें कैसा चाहिए? मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या लेंगे? पार्ट डिफरेंस ऑफ n लैम्डा वेयर n इज एन इंटीजर. क्या समझ में आई ये बात? ठीक है, ई कोहेरेंट का मैंने सिर्फ बताया था एग्जाम से रिलेटेड, मतलब वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस. चलिए अब इसका अगला पार्ट पढ़े और देखें क्या करना है हमें. जी भाई, सो द नेक्स्ट पार्ट वाज कि हमें क्या दिया हुआ है इसमें? माइक्रोवेव सोर्स जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है. देखो प्लीज याद रखो, हो सकता है फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो, और आपको पता है ना, सिलेबस में याद रखनी है सारी वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द वेव्स, ऑल ईएम वेव, तो वो याद रख के जानी है. एनीवेज, अभी हमें इसने क्वेश्चन में बता दिए फ्रीक्वेंसी, और क्या बता दिया? वेवलेंथ भी बता दिए. और हमें क्या बोला है? अच्छा नहीं, शो करनी. फ्रीक्वेंसी बता के बोला है वेवलेंथ शो करो, तो भाई v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू, ये तो ओ लेवल का क्वेश्चन है. स्पीड क्या है माइक्रोवेव की इन एयर? 3 एक्सपोनेंट 8. फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज. गीगा को रिमूव करेंगे तो 10 की पावर क्या आता है? 9, राइट. मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, 12. तो यहाँ से वेवलेंथ आपकी आ जाएगी 0.025 मीटर्स. ठीक है, ये तो 3 मार्क्स. देखो फजूल किसी बगैर कोई काम के 3 मार्क्स में कैसे फिर वेव इक्वेशन लगाया होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? नेक्स्ट पार्ट है कि अब दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2. तो ये लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ. दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, दे आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोवेव सोर्स. अब देखो यहाँ पे माइक्रोवेव का डिटेक्टर है, ये माइक्रोवेव का सोर्स है. यहाँ से दोनों वेव्स निकलेंगी, डिफ्रैक्ट होंगी, यहाँ पे भी डिफ्रैक्ट होंगी, और ये ओवरलैपिंग रीजन. सही, तो बेसिकली यंग डबल स्लिट. और हम क्या करने वाले होंगे, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूंगा, लेकिन
आई एम श्योर ये माइक्रोवेव डिटेक्टर को ये यहाँ से यहाँ तक मूव करवा रहा होगा, नीचे इस लाइन पे मूव करवा रहा होगा। कुछ जगहों पे माइक्रोवेव डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा, बहुत हाई इंटेंसिटी डिटेक्ट करेगा। वो कौन से पॉइंट्स होंगे, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ पे पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा। और रास्ते में ऐसी भी जगह आएंगी जहाँ माइक्रोवेव डिटेक्ट करेगा कितनी, जीरो इंटेंसिटी डिटेक्ट करेगा। वो कौन से पॉइंट्स होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस वाले, राइट। अब क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस S1 एंड S2 आर इक्वल। ये डिस्टेंस S1O यानी कि ये बिल्कुल सेंटर पर, इसका अगेन क्या मतलब हुआ, S1O ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगी जी भाई मिनाइल, यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी इस पॉइंट, इस पॉइंट जी मिनाइल, विच इंटरफेरेंस विल यू ऑब्जर्व एट O। वर्दा आप बता सकते हैं। जी भाई वर्दा, कैन यू नॉट आंसर दिस। सर ये नहीं पता मुझे। अच्छा ईशा आप बता सकते हो। इफ S1O एंड S2O आर इक्वल डिस्टेंसेस, जी ईशा क्या कह रही है। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, और पार्ट डिफरेंस कौन सा वाला होगा, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। जीरो। कैसे पता चला 0 लैम्डा, क्योंकि दोनों सेम है तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, Yes. तो अगर डिस्टेंसेस सेम है तो डिफरेंस कितना होगा, 0। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, राइट। सो इफ बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल देन द डिफरेंस इज 0। सो एट पॉइंट O द पार्ट डिफरेंस इज 0 लैम्डा। तो ये पहला वाला ब्राइट स्पॉट है, पहली वाली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिल्कुल सेंटर में है ये, सही होगी बात। ओके तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, ये जो है पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा। और P के ऊपर पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ पार्ट डिफरेंस, फॉर्मूला ऑफ पार्ट डिफरेंस वाज, इफ यू रिमेंबर, S2P माइनस S1P अपॉन लैम्डा। इससे पता चल जाएगा कितने लैम्डा है, राइट। तो S2P कितना है 0.90 माइनस S1P कितना है 0.75 अपॉन लैम्डा कितना है भाई, लैम्डा है 0.025। इससे कितना आ रहा है पार्ट डिफरेंस, यानी कि एट द मीटिंग पॉइंट कितना पार्ट डिफरेंस है एट P, बताएं जरा मुझे। जी भाई एनीबडी, किसने की कैलकुलेशन, 0.9 माइनस 0.75 अपॉन 0.025, इट्स 6 लैम्डा। इसका आंसर 6 आया कि नहीं, यानी कि दिस पार्ट डिफरेंस इज 6 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। भाई यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ का पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा कैसे हुआ, यहाँ का पार्ट डिफरेंस 6 लैम्डा कैसे हुआ, हैव यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया S2P माइनस S1P, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 90, इसने किया 75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, 15 यानी कि 0.15 मीटर, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वेवलेंथ इज दिस, डिवाइड कर दो उसको 0.025 से, पता चल गया 6 वेवलेंथ। 6 वेवलेंथ का फर्क है, इसने और इसने जो ट्रैवल किया उसमें कितनी वेवलेंथ का फर्क है, 6 वेवलेंथ। अब मुझे बात बताओ, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि नहीं है, यस ये भी कंस्ट्रक्टिव ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बीच में कितनी जगहों पे कंस्ट्रक्टिव है या ब्राइट स्पॉट, हालांकि यहाँ ब्राइट स्पॉट तो नहीं है, लाइट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ब्राइट और डार्क से याद किया हुआ तो ऐसे कर लेते। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और होगी, राइट। यानी कितनी कंस्ट्रक्टिव और कितने मैक्सिमा और कितना मिनिमा होंगे, ये देखो। तो यार ये देखो, अब ये मैक्सिमा है, ये होगा मिनिमा, मिनिमा को मैं डार्क बोल देता हूँ, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, डार्क और ब्राइट कर लो। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है मेरा, ब्राइट से मतलब है मैक्सिमा, डार्क से मतलब है मिनिमा। कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा होंगे, कौन बता सकता है। अगर ये 6 लैम्डा है तो इसका मतलब है ये 6th ब्राइट स्पॉट, ये पहला, राइट। तो मुझे छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6।
मैंने जो ग्रीन से बनाए ये सब मैक्सिमा बनाए, ठीक है, और जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ वो मैं सब मिनिमा बना रहा हूँ। अब काउंट कर लो कितने मिनिमा और कितने मैक्सिमा आएंगे, ठीक है, कितने मैक्सिमा आएंगे अलोंग द वे, 1 2 3 4 5 6, 6 मैक्सिमा और 1 2 3 4 5 6 मिनिमा, और अगर इसको भी इंक्लूड कर लें तो 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा के बाद समझ में 7 मैक्सिमा एंड 6 मिनिमा इंक्लूडिंग ओ एंड इंक्लूडिंग पी। तो अब से उसने यही पूछा था, बताओ state the variation in the readings on the microwave as it is moved slowly from O to P। O to P लेके जा रहे हैं तो क्या रीडिंग में वेरिएशन क्या आएगी, तो क्या वेरिएशन आएगी रीडिंग में, तो आप यहाँ पे ये वर्किंग शो करके क्या बोलेंगे, वर्किंग शो करके क्या बोलेंगे, देयर इज अ मैक्सिमम, देयर इज अ मैक्सिमम formed at P, ठीक हो गई बात। उसके बाद the detector will record 7 maxima यानी कि हाई इंटेंसिटी and 6 minima including O and P। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। लास्ट पार्ट है माइक्रोवेव इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ कोहेरेंट लाइट। द माइक्रो, अच्छा कह रहा है माइक्रोवेव की जगह आप लाइट से रिप्लेस कर दिया है। स्टेट 2 चेंजेस दैट मस्ट बी मेड टू द स्लिट्स इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एन इंटरफेरेंस पैटर्न। कह रहा है क्या 2 चेंजेस करूं इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। तो देखो जो माइक्रोवेव्स होती है ना उसकी जो वेवलेंथ होती है, अगर आप, मैंने कहाँ पे, हमने कहीं पे लिखी थी, मैं वापस से लिख लेता हूँ, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल लाइट अल्ट्रा। तो अगर आप नोटिस करें ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और ये शॉर्ट वेवलेंथ। तो हमने माइक्रोवेव लॉन्ग वेवलेंथ है और विजिबल लाइट शॉर्ट वेवलेंथ। तो कह रहा है इन अ वे वो बेसिकली कह रहा है कि वेवलेंथ को कम कर दिया, माइक्रोवेव को विजिबल लाइट से रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि वेवलेंथ क्या कर दी हमने, रिड्यूस कर दी। तो अगर वेवलेंथ रिड्यूस कर दी है तो लुक एट द फॉर्मूला ax इक्वल टू लैम्डा टी। अगर लैम्डा रिड्यूस हो गया तो x भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर बहुत x रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्जर्वेबल ही नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऑब्जर्वेबल रहे तो बहुत करीब करीब भी नहीं होने चाहिए ना ब्राइट और डार्क स्पॉट, थोड़े दूर होने चाहिए ताकि क्लियरली नजर आए। तो आप क्या करें कि जो x है वो सेम रहे, x को सेम रखना हो तो क्या करें, अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या कर दें, a को क्या कर दें हम, a को भी डिक्रीज कर दें ताकि ये इफेक्ट कैंसिल हो जाए। क्या मतलब, अगर आप चाहते हैं x वही रहे तो देखो क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा डी अपॉन a। सपोज वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ हाफ हो गई है और आप इसके इफेक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप स्लिट सेपरेशन को भी हाफ कर दें ताकि ये फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। सही, एक तो या तो ये कर दें या तो a को रिड्यूस कर दें ताकि इसका फैक्टर कैंसिल हो जाए, या फिर d को क्या करें, लेट्स से वेवलेंथ हाफ हो गई तो आपने a को कर दिया हाफ, स्लिट्स को, स्लिट सेपरेशन हाफ कर दी, हाफ और हाफ का फैक्टर कैंसिल हो गया, हमें अभी भी फ्रिंज पैटर्न वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, सेपरेशन वही। अच्छा, या फिर अगर आप या तो स्लिट्स को करीब कर लें या फिर ये अगर हाफ हो गया इसके इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए डी को क्या कर दें, हाफ कर दें या ट्वाइस कर दें कि ये हाफ कैंसिल हो जाए, इसका फैक्टर कैंसिल हो जाए। डी को क्या कर दें, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट एंड स्क्रीन, इसको क्या कर दें, इसको कर दें ट्वाइस ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और एक्स अभी भी सेम रहे। सो या तो ए को कम कर दो या डी को बढ़ा लो, दोनों सूरतों में लैम्डा का कम होने का इफेक्ट कैंसिल हो जाए। समझ में आई बात। लुक एट दिस फॉर्मूला एंड आंसर। You will say, sir, if lambda has decreased and you want x to remain the same, if you want x to remain the same, lambda has decreased, so you can make 2 changes, either decrease a or increase this. ठीक है, is it clear? ठीक है, चलो, that's it for today. अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन है तो पूछ।